गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम फिर से बात करेंगे फेमा के से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑथराइज पर्सन के बारे में। तो अभी हम देखने वाले हैं कि रिज़र्व बैंक का क्या सीन रहेगा या उनका क्या रोल है ऑथराइज पर्सन के केस में। सबसे पहला टॉपिक है आज का, रिज़र्व बैंक्स पावर्स टू इशू डायरेक्शन टू ऑथराइज पर्सन। तो रिज़र्व बैंक के पास ये पावर है कि वो ऑथराइज पर्सन को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि वो किस तरीके से अपने रोल को प्ले करेंगे। और उसके पीछे टारगेट यही रहेगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस या प्रोविजंस बनाए गए हैं एक्ट में, उनका स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस हो, यानी कि उनकी जो भी प्रोविजंस हैं उनकी पूर्ति या उनका जो भी जो उनका फुलफिलमेंट है वो विदाउट एनी हर्डल हो, राइट। तो रिज़र्व बैंक का ये सीन है कि वो टाइम टू टाइम ऑथराइज पर्सन के लिए गाइडेंस जारी कर सकती है। ऑथराइज पर्सन अगर उन प्रोविज़न्स को फुलफ़िल करने में या उनका कंप्लाइंस में कोई भी एक तरीके से मिसकंडक्ट भी हो सकता है उसके पार्ट पर, या फिर उन प्रोविज़न्स की पूर्ति में कहीं उसकी नेग्लिजेंस भी हो सकती है, वो फेल हो सकता है, जो भी स्टेटमेंट्स उसको देने हैं, रिटर्न कोई फाइल करनी है, तो उस केस में उसे एक मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। और उसके बाद अगर ये पाया जाता है कि वो गिल्टी है तो उसे 10,000 रुपीज़ तक का पेनल्टी हो सकता है, राइट, जो उसके गलतियों की वजह से उसे देनी पड़ सकती है। और अगर उसकी ये गलती, ये मिस्टेक जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है, तो 2,000 पर डे के हिसाब से जब तक उसका ये कॉन्ट्रावेंशन जारी रहता है तब तक उसे ये पेमेंट करनी होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट ऑथराइज पर्सन। तो ऑथराइज पर्सन को चेक करना भी ज़रूरी है कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी रिज़र्व बैंक कुछ प्रोविज़न्स लेकर आया है। जैसे रिज़र्व बैंक कभी भी किसी भी वक्त अपने किसी स्पेसिफिक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू जो इंस्पेक्शन का काम करेगा, मतलब इस ऑथराइज पर्सन की इंस्पेक्शन के लिए वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ड्यूटी लगाएंगे रिटर्न में, और उसका काम होगा ऑथराइज पर्सन को इंस्पेक्ट करना और ये देखना कि जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है। और अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और उन्होंने नहीं दिया है तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें रिसीव करनी है, राइट। और किस तरीके से वो एक्ट के से रिलेटेड प्रोविज़न्स की कंप्लाइंस कर रहे हैं उस संबंध में भी इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि अगर वो कहीं पे भी कहीं किसी पार्ट पे नेग्लिजेंस में पाए जाते हैं तो फिर उन पर पेनल्टी लगाई जा सके। तो हर ऑथराइज पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो एक्ट के अकॉर्डिंगली या डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करें, और जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगी जाए वो टाइमली प्रोड्यूस करें, और जो भी इंस्पेक्टर आया है इंस्पेक्शन के लिए उसको कोऑपरेट करें, जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही है वो प्रोड्यूस करें, और उसके अलावा जो है जो भी इंफॉर्मेशन देना उसकी ड्यूटी है, कंप्लाइंस उसकी ड्यूटी है, वो उसको टाइमली फुलफ़िल करें, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ रहे हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज़। अब हम यहाँ बात करेंगे कि कहाँ किस तरीके से अगर कोई भी पर्सन जो एक्सटर्नल और जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, चाहे वो ऑथराइज पर्सन ही क्यों ना है, क्योंकि ऑथराइज पर्सन के साथ या उसको परमिशन होता है इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करने का। तो अगर इनमें से कोई भी पर्सन अगर आप कहीं किसी कॉन्ट्रावेंशन में पाया जाता है रिस्पॉन्सिबल, तो उस पर पेनल्टी हो सकती है। तो हम यहाँ पेनल्टीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आ रहा है पेनल्टी का क्या, कि अगर कोई भी पर्सन प्रोविज़न्स को तोड़ता है
तो उस प्रोविज़न्स में जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है, मान लीजिए 5,000 रुपये तक का कोई अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसके 3 टाइम्स यानी 15,000 तक की पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है। ऐसा तब होगा जब हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रावेंशन किसी अमाउंट को लेकर है। मान लीजिए अगर वहाँ अमाउंट का कहीं पे भी इशू नहीं है, मीन्स कि that case is not connected with the quantity or with amount of money, then जो पेनल्टी लगेगी वो 3 टाइम्स हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमाउंट ही इन्वॉल्व नहीं है, तो आप 3 टाइम्स नहीं कर सकते। इन दैट केस पेनल्टी मे बी अप टू 2 लाख रुपीज़, राइट। इफ़ देयर इज़ एनी केस रिगार्डिंग अमाउंट और मनी, देन द पेनल्टी विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट सम जो इन्वॉल्व है, ठीक है। अदरवाइज यू विल हैव टू पे द अमाउंट अप टू 2 लाख रुपीज़, जो वो डिपेंड करता है केस कैसा है। और अगर आपका ये कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहेगा तो 5,000 रुपीज़ पर डे का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप ये गलती जारी रखते हैं। नेक्स्ट इज़ जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, यानी चाहे वो कोई भी ट्रिब्यूनल है या स्पेशल ऑफिसर हैं, तो उनका भी ये सीन रहेगा कि इस पेनल्टी के अलावा, जो पेनल्टी लगाई गई है उस पेनल्टी के अलावा जिस करेंसी या सिक्योरिटी या मनी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, मान लीजिए आपका जो भी पेनल्टी लगाई गई है वो किसी सिक्योरिटी को के वजह से लगाई गई है, या उसमें कोई करेंसी इन्वॉल्व है, या कोई और अमाउंट है, या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तो उन चीज़ों को भी जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो अपने पास कस्टडी में ले सकती है। मतलब पेनल्टी तो आपके ऊपर लगेगी, प्लस में वो चीज़ें, चाहे वो प्रॉपर्टी है या कोई मनी है, उसको भी कब्ज़े में ले सकती है जब तक कि क्लियर कट चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो जाती। इवन अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज का होल्डिंग है इंडिया के बाहर, वो भी कस्टडी में लिया जा सकता है, उसको वहीं पे रिटेन किया जा सकता है, या फिर उसको मतलब या तो उसको यहाँ पर लाकर कस्टडी में रखा जाएगा या फिर उसको वहीं रिटेन किया जा सकता है। तो ये पेनल्टी के अलावा है। प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टी का मतलब आपका बैंक में डिपॉजिट्स है वो भी प्रॉपर्टी में काउंट होगा, इंडियन करेंसी है प्रॉपर्टी में काउंट होगी, या कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको हमने करेंसी या डिपॉजिट्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। चलिए अब आगे चल रहे हैं। फिर अब ये क्या कहना चाह रहा है, 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए पेनल्टी को लेकर। नाउ उसके अलावा फिर बात आ रही है कि अगर कोई पर्सन जो पेनल्टी उस पर लगाई गई है वो पेनल्टी पेमेंट ऑफ पेनल्टी में फ़ेल हो जाता है, तो फिर उसको जेल भी हो सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर उसने 90 डेज़ के अंदर अंदर जो नोटिस उसको गया, उसके 90 डेज़ के अंदर अगर वो पे नहीं करता है पेनल्टी का अमाउंट, तो उसको जेल भी हो सकती है। जेल में डालने से पहले या अरेस्ट करने से पहले ऑब्वियसली उसको एक चांस दिया जाएगा, उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, वो अपनी बात रखेगा, उसके बाद ही फाइनल डिसीज़न हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा टॉपिक हो गया पेनल्टी से रिलेटेड। अभी दूसरा भी कुछ उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट प्रोविज़न्स हैं। जैसे क्या कहना चाह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेनल्टी मान लीजिए इम्पोज़ हो गई, और पेनल्टी से बचने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए डिफ़ॉल्टर, यानी कि जो पर्सन जिस पर पेनल्टी लगाई गई है उसे हम डिफ़ॉल्टर कहेंगे, तो डिफ़ॉल्टर ने क्या किया है, वो प्रॉपर्टी कहीं ट्रांसफ़र कर दी है, छिपा ली है डिसऑनेस्टली। यहाँ पर यह है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि हम उस प्रॉपर्टी को, जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा कि प्रॉपर्टी भी कब्ज़े में ले लेंगे, बट यहाँ पे अगर उसे ये आइडिया हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली कहीं छुपा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, दे सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये काम उसने इंटेंशनली किया है तो भी उसके ऊपर ये कॉन्ट्रावेंशन का जो आरोप है वो लगाया जाएगा। दूसरी बात है कि जो डिफ़ॉल्टर है, अगर जो भी पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी, अगर वो पेनल्टी देने से साफ इनकार कर देता है तो भी एक अपने आप में कॉन्ट्रावेंशन है।
तीसरी चीज़, जो भी डिफ़ॉल्टर है अगर उसे कहा गया है कि आपको आना है पर्टिकुलर प्लेस जगह पर पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब आपको प्रेजेंट होना है, और आप ऐसा नहीं करते हैं, आप वो उस एरिया, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि हम डिफ़ॉल्टर को ये भी आदेश दे सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन पर्टिकुलर एरिया छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बट वो ऐसा नहीं करता है और वो इस तरीके से नेग्लिजेंस में माना जाएगा और लापरवाही, या फिर ये लापरवाही नहीं होगी, ये हम ये मान के चलेंगे कि ऐसा उसने जानबूझ कर किया है, तो उसके लिए उसके अरेस्ट वारंट जारी हो सकते हैं अगर वो ऐसा करता मिलता है या पाया जाता है। ओके, और अगर वो अपीयर होने में फ़ेल हो जाता है, ये वही सेम चीज़ है, उसके ख़िलाफ़ एक नोटिस इशू हुआ, उसे प्रेजेंट होने के लिए कहा गया, बट वो टाइम पर नहीं आया या उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, इन दैट केस ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रावेंशन में ही आएगा। तब भी उसको ऑब्वियसली और तरीके फिर अपनाए जाएंगे उसको अरेस्ट करने के। जो वारंट अरेस्ट का जो वारंट इशू किया जाएगा उसके बारे में क्या सीन रहेगा कि अगर मान लीजिए अरेस्ट वारंट जारी होता है तो वो आपकी जुरिस्डिक्शन आपके एरिया के बजाय अगर वो किसी और एरिया में पाया जाता है तो वहाँ का जो अथॉरिटी होगी उसको ये अधिकार होगा कि वो अरेस्ट कर सकता है। यानी कि डिफ़ॉल्टर अगर किसी और जुरिस्डिक्शन में पाया जाता है तो उस अथॉरिटी के पास भी ये पावर है कि वो वहाँ के अकॉर्डिंगली उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा जो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पेश किया जाएगा, यानी कि जहाँ से उसके अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं। अगर वो पर्सन पेनल्टी का पैसा प्लस में अरेस्ट करने का जो कॉस्ट है वो पे कर देता है साथ के साथ, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ये जो पॉइंट आ रहा है ना, एक्सप्लेनेशन आप देख रही हो, तो अगर ये पॉइंट कहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी हिंदू फैमिली या हिंदू या जिसे आप थोड़ा बहुत अगर आपके माइंड में आए तो जॉइंट फैमिली भी आप कह सकते हैं, तो उस केस में जो करता कौन है, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है उसे हम करता कहेंगे, तो करता विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, डिफ़ॉल्टर को हमेशा अरेस्ट करने से पहले या उसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने से पहले ही विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उसको अपनी बात रखे जाने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए डेफिनेटली। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने आने से पहले भी या मान लीजिए अगर उसको पेश करने के लिए कहा गया, उसको बुलाया गया है, तो आपको क्या करना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देनी है, उसको अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। राइट, कंक्लूज़न पर पहुंचने से पहले ये भी हो सकता है जो इंक्वायरी कर रही है, अब इंक्वायरी का रिज़ल्ट जो है वो ये हो सकता है कि या तो उसको अरेस्ट कर लेंगे या उसको छोड़ देंगे। दो बातें हैं, अरेस्ट तभी करेंगे जब वो पेनल्टी नहीं दे रहा है या उसके ऊपर जो एरियर्स हैं वो नहीं दे रहा है, और छोड़ा तभी जाएगा जब वो अपना सिक्योरिटी या जो भी उसका जो पेनल्टी बनती है या कोई भी इंटरेस्ट बन रहा है वो उसको पे कर देता है, तो वो उसको छोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का केस है। उसके अलावा फिर लास्ट में यही आएगा कि कॉन्क्लूज़न, अभी तो पेंडिंग था ना कॉन्क्लूज़न, अभी कॉन्क्लूज़न में दो बातें होंगी, या तो आप उसको डिटेन करेंगे, उसको कस्टडी में लेंगे, डिफ़ॉल्टर को अरेस्ट करेंगे, या फिर ये है कि उसको अगर अरेस्ट नहीं हुआ है तो अरेस्ट करेंगे, और अगर अरेस्ट हुआ है तो फिर डिपेंड करेगा कि उसको कितने दिन तक रखना है और क्या ऑप्शन दिए जाएंगे उसको। तो ये कंक्लूज़न हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस इज़ 10th पॉइंट, दैट इज़ अगर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं जारी हुआ है, वो ये जनरल सी बातें आ रही है, अरेस्ट से रिलेटेड ये है। अगर ऑर्डर जारी नहीं हुआ है तो ऑर्डर जारी हो सकता है और उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको कस्टडी में लिया जा सकता है। राइट, और अगर वो कस्टडी में है और उसने एरियर पे कर दिया है, मतलब उसने पेनल्टी पे कर दिया है, तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कई जगह रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ देख रहे हैं पेनल्टी कितनी लगेगी अगर उसको डिटेन किया गया है सिविल प्रिजन में। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम के लिए जेल में रख सकते हो। तो अगर तो जो उससे डिमांड की जा रही है एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है तो उसकी जेल 3 साल तक की हो सकती है। इस किसी और केस में 6 महीने तक की जेल है। ठीक है, इसके अलावा रिलीज़ कर दिया जाएगा वो अगर उसको डिटेन कर रखा है इफ़ ही हैज़ पेड द एरियर्स, और जो भी उसके अमाउंट हैं वो पे कर दिया उसने। ठीक है, उसको अरेस्ट अगर मान लीजिए हो गया है और उसको हमने छोड़ दिया, उसको छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो गया है। यहाँ उसने पेनल्टी भरी है इसीलिए हमने उसको छोड़ा है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल अमाउंट था जिसकी वजह से उस पर पेनल्टी लगी थी उस बात के लिए वो अभी भी फ्री नहीं हुआ है, अभी भी उसकी लाइबिलिटी वहीं की वहीं है। राइट, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कॉन्ट्रावेंशन जो हुआ था उसकी वजह से पेनल्टी लगी थी। पेनल्टी पे नहीं की तो अरेस्ट हो जाएगा, पेनल्टी पे कर दी तो छोड़ दिया जाएगा, बट उसकी ओरिजिनल लाइबिलिटी अभी भी स्टैंड करती है, उसको पे करना है या उन चीज़ों को भी उसको कंप्लीट करना है। राइट, और जो डिटेंशन ऑर्डर है वो इंडिया में किसी भी जगह जारी हो सकता है, कहीं पे भी हम उसको कस्टडी में ले सकते हैं। यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल आप देख सकते हो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के रूल्स लागू होंगे उसके अरेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर टू कंपाउंड कॉन्ट्रावेंशन। कंपाउंड कॉन्ट्रावेंशन का मतलब यह है कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कॉन्ट्रावेंशन पाया जाता है तो उसकी सारी पेनल्टी को कंपाउंड यानी इकट्ठा मर्ज कर सकते हैं, और इसमें ये होगा कि आगे कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा तो अलग से कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, अलग से कोई उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वो उसका जो कॉन्ट्रावेंशन है वो हम इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा ही उसके ऊपर जो है उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसा केस है, और वो इसके लिए बाकायदा जो डिफ़ॉल्टर है वो एप्लीकेशन डालता है कि उसके डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रावेंशन है तो उसको सबको कंपाउंड कर दिया जाए। तो ऐसा भी पावर है कंपाउंड करने की कॉन्ट्रावेंशन की, तो ये भी पॉसिबल है उस केस में। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से पेनल्टी इम्पोज की जाती है और रिज़र्व बैंक की कुछ पावर्स हैं चॉइस का पर्सन को लेकर, इंस्पेक्शन को लेकर। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।